नमस्कार। आप लोग क्रॉनिकल की जो समसामयिकी की किताब है उसमें ओपन करिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जितने भी ये यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कहाँ से सवाल बन सकते हैं, कैसे आपको कवर करना है। और रीड विथ अस के तहत अगर आप हमारे साथ इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर बहुत अच्छी हो जाएगी। कारण ये होता है कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और कई बार आलस में ये पढ़ नहीं जाते। पहली न्यूज आप यहाँ पे देखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप डार्क मैटर का स्पष्ट मानचित्र, ये न्यूज है। तो डार्क मैटर का स्पष्ट मानचित्र, ये 26 जनवरी की बात है। वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर का अब तक का सबसे स्पष्ट मानचित्र जारी किया है। डार्क मैटर का, अब ब्रह्मांड का केवल 15% हिस्सा ही सामान्य पदार्थ है, शेष क्या है? डार्क मैटर। 85% क्या है? डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि रहस्यमयी पदार्थ है। और रहस्यमयी पदार्थ जिसकी उपस्थिति केवल गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ही महसूस की जा सकती है, बाकी आप उसको नहीं जान सकते हैं। आकाशगंगाओं के घूर्णन की गति और उनके स्थिरता बनाए रखने में गुरुत्वाकर्षण रीढ़ का कार्य करता है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, गुरुत्वाकर्षण रीढ़ के रूप में ये कार्य करता है। तो इसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेसिंग का उपयोग करके बनाया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप का, जो ये टेक्निक इसमें यूज की गई है। और ये मानचित्र से 8 से 10 बिलियन वर्ष पीछे देख सकता है, यानी कि डार्क मैटर को देख के इतना पीछे जा सकता है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डार्क मैटर का मानचित्र बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? तो ये तकनीक है कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है। कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यही टेक्निक है। ठीक है, बाकी ये 26 जनवरी 2026 तिथि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और डार्क मैटर भी आप जान गए। अगली जो न्यूज है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारत की व्यापक एआई रणनीति, है ना। तो भारत की व्यापक एआई रणनीति का अनावरण किया गया है इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो बैठक हुई है 22 जनवरी 2026 को, ये उसमें जो बैठक हुई उसमें भारत ने 5 स्तरीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कितने स्तरीय? 5 स्तरीय। जो इसका मॉडल रहा है उसमें भारत 12 विशिष्ट डोमेन आधारित एआई मॉडल विकसित कर रहा है। 95% कार्यभार छोटे मॉडलों के द्वारा संभाला जा रहा है। ठीक है, तो भारत के बारे में दिया जा रहा है कि 12 विशिष्ट डोमेन आधारित एआई मॉडल विकसित कर रहा है भारत। बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो $70 अरब का निवेश, डेटा सेंटरों को बिजली देने के लिए शक्ति अधिनियम लाया गया है, और इसके तहत निजी परमाणु ऊर्जा की भागीदारी की बात की जा रही है। और कृषि हेतु किसान ई मित्र और अनुवाद के लिए भाषणी का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, कृषि के लिए किसान ई मित्र और अनुवाद के लिए भाषणी सुमेलित करने में ये पूछा जाएगा। 28 एनएम से 90 एनएम रेंज के स्वदेशी चिप निर्माण से ईवीएस, यानी जो ईवीज हैं, ईवीज और रेलवे में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। तो जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैश्विक जो निर्भरता है, ये जो चिप हम बना रहे हैं इससे हमारी वैश्विक निर्भरता कम हो जाएगी। अभी चाइना पे हम डिपेंडेंट हैं, अभी हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, तो इसको कम करना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की एआई रणनीति के तहत डेटा सेंटरों को बिजली देने के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर है ये शक्ति अधिनियम। एक अधिनियम है शक्ति अधिनियम। डेटा सेंटर को बिजली चाहिए ना, बड़ी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में चाहिए, तो ये किया गया। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन अर्थ को ऑब्जर्व करने का जो उपग्रह समूह है। 21 जनवरी 2026 को पिक्सेल ने इन स्पेस के साथ समझौता किया। पिक्सेल ने क्या किया है? पिक्सेल, इसके नेतृत्व वाला एक कंसोर्टियम है, उसने इन स्पेस के साथ भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह कॉन्स्टलेशन संचालित करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। और ये जो परियोजना है 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का समूह तैयार करेगा। कितने उपग्रहों का? 12 उपग्रहों का, ये अंडरलाइन कीजिए, 12 इसमें सैटेलाइट होंगे। और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और सिंथेटिक अपार्चर राडार सेंसर का उपयोग किया गया है। तो SAR और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ठीक है, इसका उपयोग किया गया है। तो सिंथेटिक अपार्चर राडार और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग दोनों को याद रखिएगा।
हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग ये केवल फोटो नहीं है, बल्कि वस्तुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों की पहचान भी ये करने में सक्षम है। और कृषि फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन और खनिज अन्वेषण, आपसे अनुप्रयोग पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन क्या होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए सटीक डेटा देता है। तो भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह किस कंपनी के द्वारा संचालित किया जाएगा, तो ये किसके द्वारा, पिक्सल के द्वारा संचालित किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। पदार्थ की नई अवस्था, ठोस तरल हाइब्रिड। कैसी अवस्था है, ठोस तरल हाइब्रिड। तो एक नई नैनो स्केल अवस्था पर पदार्थ की एक नई अवस्था खोजा है वैज्ञानिकों ने, ठोस तरल का ये हाइब्रिड है, यानी कि ये मिक्स्ड है, मिश्रण है। और एक एकल धातु नैनोकण एक साथ ठोस जैसे और तरल जैसे परमाणु व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, ऐसे प्रकृति की इसमें बात की गई है। और ये नैनोकण सामान्य हिमांक यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे बहुत नीचे के तापमान पर भी तरल बने रहने की क्षमता रखता है, यानी कि ये ऐसा कण है जो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे तापमान पर भी तरल बने रहने की क्षमता रखता है। अंडरलाइन कीजिएगा। तकनीक यह है, अवलोकन के लिए ये तकनीक जो प्रयोग की गई है, HRTA हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया गया, ये टेक्निक है। और ये हाइड्रोजन वाहनों और पेट्रोकेमिकल में उत्प्रेरकों यानी कैटालिस्ट की सक्रिया में जो बदलाव है वो ला सकता है। अब पदार्थ की नई जो ठोस तरल हाइब्रिड अवस्था है, अवलोकन किस तकनीक पर आधारित है, तो आप कहेंगे HRT हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, HRT टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। गिलेन बैरे सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इसके 18 मामले पाए गए। कहाँ पे, नीमच में। 2026 की बात है, जनवरी की। ये एक दुर्लभ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वो स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को गलती से बाहरी आक्रमणकारी मानकर क्या करती है, नष्ट कर देती है, उन पर हमला करने लगती है। तो 80 से अधिक विभिन्न प्रकार की इसमें प्रकार हैं इसके जो शामिल हैं, जिसमें रूमेटॉइड है, आर्थराइटिस है, हाशिमोटो थायराइड्स है, ये सारी चीज़ें हैं, डायबिटीज है। तो अंदर अपने आप ही मतलब मारने का सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो माइलिन को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तंत्रिकाओं की परत माइलिन को नुकसान पहुंचाती है, इससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, लकवा हो जाता है। अक्सर वायरल या जीवाणु संक्रमण जैसे कैंपी बोलोबैक्टर के बाद ये विकसित होता है। किसके बाद विकसित होता है, ये जीवाणु संक्रमण या वायरल दोनों हो सकता है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए जिम्मेदार क्या है, तो दोनों जिम्मेदार हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज या इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। तो गिलेन बैरे सिंड्रोम शरीर के किस हिस्से को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये तंत्रिका तंत्र की माइलिन परत को, माइलिन परत कहाँ है, तंत्रिका तंत्र, उसी को ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। कवच 4.0 गुजरात के बाजवा अहमदाबाद खंड यानी 96 किलोमीटर पर कवच 4.0 को शुरू किया गया है। अब ये जो कवच 4.0 है, ये गुजरात, ध्यान रखिएगा, गुजरात में इसको शुरू किया गया है। और ये SPAD रोकथाम, स्वचालित गति नियंत्रण और SOS सुविधा इसमें शामिल की गई है, यानी कि सेफ्टी के लिए ये कवच क्या है, सेफ्टी के लिए है। और इसमें कोहरे जैसी कम विजिबिलिटी में लोको पायलट को डैशबोर्ड पर सिग्नल आने लगते हैं। तो स्वचालित ब्रेक भी है, यदि पायलट सिग्नल की अनदेखी करता है तो सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देता है ना। और ये SIL4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 ये मानक प्रमाणित है ये, और जो सुरक्षा का उच्चतम वैश्विक मानक है, यानी कि विश्व स्तर पर SIL4 सबसे उच्चतम मानक है, उससे ये कवच 4.0 क्या है, प्रमाणित कर दिया गया है। तो कवच 4 को किस सुरक्षा मानक के तहत प्रमाणित किया गया है, तो SIL4 यानी कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो 4 है, तो वहां तक ये प्रमाणित है। तो इसमें खराब मौसम है या फिर कुछ ड्राइवर लापरवाही कर रहा है, स्पीड तेज हो गई है ना, तो इससे क्या होगा, ये कंट्रोल करेगा कवच 4.0। तो अभी गुजरात के बाजवा अहमदाबाद खंड पर इसको शुरू किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन, कौन सी ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन,
तो देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यह है कि जींद सोनीपत खंड, ये 90 किलोमीटर पर ये ट्रायल किया गया है। 2400 किलोवाट क्षमता वाली ये दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन है। अभी इससे बड़ी और इससे शक्तिशाली पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन है तो केवल जलवायु छोड़ती है। स्पेन के सहयोग से इसको जींद में हाइड्रोजन प्लांट जो है वहीं पर स्थापित किया गया है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करने का काम करता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल रन के लिए किस रूट का चयन किया गया? तो ये जींद सोनीपत रूट का क्या किया गया है, ये चयन किया गया, उसी पर इसको किया गया है। रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF है ना, हाइड्रो क्रैंकिंग तकनीक है, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में इसको प्रारंभ किया है RUF को। ये प्रतिवर्ष 3.55 मिलियन मीट्रिक टन भारी अवशेषों को क्या करती है, संसाधित कर सकती है, इतनी क्षमता इसमें है। रेसिड्यू हाइड्रो क्रैकिंग का उपयोग करके, यानी जो टेक्निक है वो रेसिड्यू हाइड्रो क्रैकिंग टेक्निक है, तो भारी अवशेषों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में ये बदल देने का काम करती है। अब इससे क्या होगा, एक तो जो बेकार चीजें हैं उनका उपयोग हो जाएगा और अच्छा दाम मिल जाएगा। इससे डीजल, ATF, LPG और नेफ्ता जैसे स्वच्छ उत्पादों का उत्पादन होता है। ये इसके उत्पाद हैं जो इससे मिलते हैं, और ये कम सल्फर सामग्री वाले स्वच्छ ईंधन का उत्पादन भी करती है। तो HPCL के द्वारा शुरू की गई रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पापोकातेपेटल ज्वालामुखी की पहली 3D छवियां। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पापोकातेल ज्वालामुखी है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने इस ज्वालामुखी का पहला 3D क्रॉस सेक्शन इमेजिंग तैयार किया है, और वैज्ञानिकों ने 18 किलोमीटर की गहराई तक मैग्मा जलाशयों का मानचित्रण किया है। और ये जो टेक्निक यूज की गई है वो सेस्मिक टोमोग्राफी इसको बोलते हैं, जो पृथ्वी की CT स्कैन की तरह काम करती है। जैसे हम लोगों का CT स्कैन होता है ना, ठीक उसी तरीके से ये भी CT स्कैन की तरह काम करती है। और इसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। और पापोकातेपेटल जो ज्वालामुखी है ये इतना जोखिम वाला है, और ये 1994 से निरंतर अभी एक्टिव मोड में है, अभी क्या है, सक्रिय मोड में है। तो आपसे यहाँ पर जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि आंतरिक भाग की जो 3D छवियां तैयार की गई हैं तो ये किस ज्वालामुखी की गई हैं? तो ये पापोकातेपेटल। दूसरा, कहाँ के वैज्ञानिक? मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। कहाँ से रिलेटेड है? मैक्सिको से रिलेटेड है। डस्ट इको मेमेंट इसरो का पहला धूल डिटेक्टर। डस्ट जो एक्सपेरिमेंट इसको करिए, ये एक्सपेरिमेंट डेक्स जो है डस्ट एक्सपेरिमेंट, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। डस्ट एक्सपेरिमेंट, कभी कभी गलती हो जाती है, एक्सपेरिमेंट। तो ये इसरो का पहला धूल डिटेक्टर है। क्या करेगा? ये धूल को डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का ये फुल फॉर्म है, और 5 जनवरी 2026 को डस्ट एक्सपेरिमेंट ने ये सफलता हासिल की है, और ये स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात है ये स्वदेशी है। पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में अंतर्ग्रहीय धूल कणों की इसने पहचान की है। ये डस्ट ये वाली धूल नहीं, थोड़ी सी वैज्ञानिक दृष्टि से बात करिए तो ये अंतरिक्ष में अंतर्ग्रहीय धूल की बात ये कर रहा है। PSLV C58 के POEM प्लेटफॉर्म पर इसको तैनात किया गया था। फिजिकल रिसर्च जो लेबोरेटरी है ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये इसरो की है, तो उसने इसको विकसित किया है। और ये धूल कण धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों से निकलते हैं और सौरमंडल की मौलिक सामग्री ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये फायदा होगा कि कणों के बारे में पता चलेगा, है ना, अन्य जो इसके प्रभाव हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो जो डस्ट एक्सपेरिमेंटेड है, यानी कि डेक्स जो DEX की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट इसको आप करिएगा। यहाँ पे बार बार ये एक्सपेरिमेंटेड लिख दे रहा है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है। इसको इसरो के किस प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया? तो ये पोएम पर तैनात किया गया है। किस पे? PSLV C8 के पोएम प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया, POEM।
अब इससे ज़्यादा आपसे और कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर और प्रलय मिसाइल, ये अगली न्यूज है, तो यही अंतिम न्यूज भी है इसकी। तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर और प्रलय मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत ने रक्षा और नागरिक उड्डयन में 2 उपलब्धियां भी हासिल की हैं। एक ध्रुव एनजी, ये एचएएल के द्वारा विकसित एएलएच ध्रुव का नागरिक संस्करण है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स शामिल है ना, एवियोनिक्स शामिल है। और दूसरा है प्रलय मिसाइल, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। तो दोनों पूछा जा सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि जो प्रलय मिसाइल है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक में क्वाजी बैलिस्टिक, और इसकी जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर है। और ये उड़ान के दौरान पैतरेबाजी कर सकती है ना, ये मैन्यूवरेबल है और ये पैतराबाजी कर सकती है। और ये तोपखाने और लंबी दूरी की मिसाइलों के बीच के अंतर को भरती है। बहुत लंबी दूरी और जो छोटे तो उसके बीच में है, क्वाजी बैलिस्टिक है। तो प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता आपसे पूछी जा रही है, तो 150 से क्या है 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो प्रलय है ध्यान रखिएगा, इसी की क्षमता की ये बात हो रही है। और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये हमारे और है। बाकी इसमें देखिए, एक यहाँ पे बैटरी पैक आधार संख्या का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना बैटरियों की। दूसरा है फार्माकोविजिलेंस, ये डब्ल्यूएचओ का फार्माकोविजिलेंस जो डेटाबेस है, भारत का वर्तमान इसमें रैंक जो है वो 8वां स्थान है। भारत की जो रैंक है वो डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में 8वें स्थान पर भारत है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च की बात करें तो अपनी जीडीपी का लगभग कितना करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भारत खर्च? 0.6% से 7% के बीच में। और एआई नियमन की बात करें तो एआई टूल के द्वारा अपमानजनक सामग्री उत्पन्न करने के कारण जो मिनिस्ट्री है उसने एक्स, जिसको पहले पूर्व में ट्विटर कहते थे, उसको नोटिस जारी किया। किसको नोटिस जारी किया? एक्स को नोटिस जारी किया है, ट्विटर को नोटिस जारी किया है। और एक दिया है टेरावेव, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा प्रस्तावित संचार नेटवर्क में कुल 5408 उपग्रह हैं। तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा संचार नेटवर्क टेराबेस में कुल कितने उपग्रह हैं? तो इसमें जो टोटल उपग्रह हैं उनकी संख्या है 5408, 5408 उपग्रह। ये वहां पे जो क्वेश्चन थे। तो ब्लू ओरिजिन के प्रस्तावित टेराबेस नेटवर्क में उपग्रह कितने हैं? 5408। बाकी ये सब क्वेश्चन ही है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिस्कशन था, इसको आपने पढ़ा। आगे के ऐसे और वीडियोज जो इसमें दिए गए हैं उनको भी आप ऐसे मार्च की जो क्रॉनिकल है उससे तैयार करिए, और रिवीजन के लिए भी आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच।